चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? कम सी लग रही है ना? कुछ प्रॉपर है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम है। आप लोगों को प्रॉपर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कल कहां तक पढ़ा दिया था? 10 तक पढ़ा दिया था है? तो आज लिखिए 11 से भाजकता। दी गई संख्या में, अब जो संख्या आपको प्रश्न में दे रखी है ये क्रिया उसमें लगानी है आपको। जो भी आपको प्रश्न में दे रखी है तो क्या करना है, देखो, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, आने वाले अंकों का योग, ठीक है। और दूसरी साइड में आपका सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, ठीक है। मतलब दो प्रकार की कंडीशन है कि जो भी आपको संख्या आपके प्रश्न में दे रखी है उसमें हम दो चीजें ट्राई करेंगे। विषम स्थान का मतलब होता है पहले नंबर पर, तीसरे पर, पांचवें नंबर, सातवें नंबर, नौवें नंबर पर कौन कौन सी संख्या है। सम स्थानों का मतलब होता है दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठवें नंबर पर, आठवें नंबर पर। कितनी भी बड़ी संख्या दी हो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, इनका जैसे ही अपन योग कर लेंगे तो योग करने के बाद इनका क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे दोनों योगों का। यदि वो अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, वरना वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये बात अपने को याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? देखो पता करते हैं। जैसे मान लीजिए 359 इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए संख्या लिखी हुई है आपकी 3,59,436। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको देखो ये विषम स्थान वाले पहला, तीसरा और पांचवा ये तो अलग जोड़ना है। तो देखो 3 + 9 + 3 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। ये वाले अलग जोड़ने हैं आपको। देखो दूसरे वाला, चौथे वाला, छठवें नंबर पर तो देखिएगा 5 + 4 + 6 कितना हो गया आपका? 15। अब इन दोनों का यदि अंतर निकालें तो देखो कितना आया आपका? 11 का भाग चला जाएगा। आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखो मैं लिख देता हूं आपका, तो देखिए 5 और 6 11 और 7 कितना हो गया आपका? 18। देखिए 7 और 5 12 और 6 कितना हो गया आपका? 18। कितना अंतर आया आपका? देखना 0। इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। जैसे कि देखिए अब देखो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो 6 और 8 कितना हो गया आपका? 14। और ये कितना है आपका? 3। 14 में से 3 गए तो कितना बचा आपका? 11। इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जो संख्या दे रखी है उसमें सम स्थानों वालों को तो अलग जोड़ेंगे और विषम स्थान वालों को अलग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यदि अंतर निकालने पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज प्राप्त हो जाए। गुणज का मतलब है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88। अगर ये प्राप्त हो रहा है, समझ गए भाई? तुम ब्याह में थोड़ी आए हो यार ऐसे एकदम बढ़िया जुल्फी उल्फी सेट कर रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। इधर कोनो देखने वाला नहीं है, कंपटीशन में नहीं देखता कोई। तुमको अगर गलत फहमी है तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे सजने सवरने बढ़िया तरीके को कोई देखने वाला, कंपटीशन में कोई नहीं देखता है।
कंपटीशन में दिखती है आपकी कलम की ताकत कि आप में कितनी काबिलियत है, आप कितने नंबर ला सकते हैं। तब तो आपको कोई देखेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, देखो खूब सारी पिक्चरें आ रही हैं आपके सामने, जैसे कि देखो 12th फेल मूवी आई थी, देखी आपने? कितने लोगों ने नहीं देखी है? ऐसा भी है इस दुनिया में कोई? 1 2 3। मेरे कहने से देख लेना। देखो बहुत अच्छी, आप कहेंगे कि देखो टीचर कैसी गलत सलाह दे रहा है, मैं कह रहा हूं आपको वो मूवी देखनी चाहिए। और आप एक बार देखेंगे तो आप उससे इंस्पायर होंगे, बहुत सीखने को मिलेगा कि देखिए इतना गर्त में रहने के बावजूद भी एक बच्चा टॉपर बन सकता है। तो आप लोगों को तो सुविधाएं मिली हुई हैं अच्छे तरीके से, आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आप में से ऐसे कितने हैं जिनकी 12th में 80+ है? अब देखते हैं अपन। तो आप अपने दिमाग से पहले तो गलत फहमी निकाल देना, हम होशियार हैं। कड़वा है तो लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन सबके लिए 0 से स्टार्ट हुआ है। सब बराबर हो, आज से पहले कुछ नहीं पता। अब जो जितना जल्दी सीखेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जितना लेट सीखेगा वो इधर ही रह जाएगा, चाहे वो फिर 60% वाला हो, चाहे वो 55% वाला हो। आपको मैं बता देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप पहले इसको नोट करिए, मैं आपको सिखाता हूं स्कूल और कॉलेज की वैरायटी क्या होती है और कंपटीशन क्लास की वैरायटी क्या होती है, जो आपको अपने दिमाग में सेट रखनी है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जैसे कि आप सुनते जाओ, कान सबके खुले हुए हैं, इधर लिखते रहो, कान खोल के रखो, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमारी वैरायटी सेट रहती है कि मैं आर्ट साइड से तैयारी पढ़ रहा हूं, या मैं कॉमर्स से हूं, या मैं बीएससी करनी है, मुझे बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है। ये एकदम फिट रहता है अपने दिमाग में जब कॉलेज में हम एंट्री करते हैं। हमें वही बच्चा मिलेगा जो बच्चा हमारी स्ट्रीम का है, हमारी क्लास में बाहर का तो मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही, अब मैं गांव की भाषा में बात करूं आपसे, आप लोगों को स्कूल और कॉलेज वाले अकॉर्डिंग टू रैंक उठाते हैं। स्कूल वाला बढ़िया टॉपर को एडमिशन देते हैं, उनका अलग सेक्शन बनाते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें करते हैं, उसकी परसेंट बनी 90 बनी, और हाँ हुल्लड़ करेंगे, बहुत सारा रैली वैली निकालेंगे कि हमारे स्कूल से 98% बना दी। बहुत सारा तामझाम होता है कि नहीं होता है? फिर पता है इस सब का मिक्सअप कंपटीशन की क्लास में हमारे पास भेज दिया जाता है। देखो आर्ट वाला भी आता है, मैथ साइंस वाला भी आता है, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, सब प्रकार का गधा घोड़ा खच्चर सब आ जाते हैं। 40% वाला भी मिलेगा, 45 वाला भी मिलेगा, 50 वाला भी उधर ही होगा, 60 वाला भी उधर ही होगा, चलो 95 वाला भी उधर ही बैठा होगा। अब वो उससे पूछे पड़ोसी से, बन तुम्हारी कितनी परसेंट बनी? बनेगा 51। बनका गणित के टेस्ट में कितने नंबर आए? बनका 30 में से 29। पर वो पूछेगा तुम्हारी कितनी बनी? बनकर 95। तुम्हारे कितने नंबर है? बनकर 9। अब फिर पता है उसके दिमाग में आएगा कि यार परसेंटेज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, ये 95 बना के 9 नंबर ला रहा है, मैंने 51% गेन करी थी अपने एकेडमिक सेशन में और मैं 29 नंबर ले आया। इसका मतलब पता क्या है? सीखने की क्षमता तेज है उसकी। और उसके बावजूद जब रिजल्ट आता है बच्चे का, आरएस बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है, या फिर वो पटवारी में सेलेक्ट होता है, फिर उसका तुम इंटरव्यू सुनना एक बार, पता वो क्या कहेगा? हमको बचपन से ही सपना था कलेक्टर बनने का। चला बचपन में पैंट पहनना सीखा नहीं, तेरे को सपना पता चल गया कलेक्टर क्या होता है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुमको 12वीं क्लास तक पता था कलेक्टर क्या होता है? नहीं पता होगा, 1-2-4% को पता हो तो पता नहीं, या किसी ने बताया होगा तुमको। ये तो पता जब चलता है जब धीरे धीरे हम लोग रील देखते हैं, दुनिया में निकलते हैं कि भाई कलेक्टर भी कोई होता है। आज से अगर कोरोना काल से पहले की बात अगर आप करें, क्योंकि अभी डिजिटल हो गया बहुत अलग लेवल का, अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो गांव में पटवारी की जो वैल्यू थी वो कलेक्टर की भी नहीं थी। अभी कलेक्टर को जानने लग गए सब लोग के डीएम होता है भाई कोई, नहीं तो सब लोग यही कहते थे पटवारी और जो सेक्रेटरी आता है जिसे हम लोग ग्राम सेवक कहते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को उनसे ही काम पड़ता था, कलेक्टर से कोई काम ही नहीं पड़ता था। अभी क्या होता है, अभी डिजिटल होने के बाद सब सीख गए, तो बहुत बड़ी बात है ये। और वो ये नहीं बताएगा कि मैंने कंपटीशन के फलाने टीचर से तैयारी की थी, ये किया था, वो जिंदगी में कभी बोल ही नहीं सकता। किसी का इंटरव्यू देख लेना आप पूरे इंडिया में उठा के, वो यही बोलेगा कि मेरे गुरुजी स्कूल वाले गुरुजी को इतना आता, तुमको फिर यहाँ का को भेजता भाई। कड़वा है लेकिन एक्सेप्ट करना होता है। ये एकेडमिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और कंपटीशन का ज्ञान तीनों अलग अलग हैं। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे नौकरी नहीं लगेगी। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो और पढ़ने बैठो। इधर आप अगर इधर ये सोच के बैठे कि मैं नौकरी लगने के लिए पढ़ रहा हूं, जीवन में नहीं लगेगी। मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे आपको। आप केवल ये सोच के इस क्लास में एंट्री करिए कि मैं जहां जा रहा हूं मुझे पूरा सीख के आना है,
पूरा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ाया जाएगा, मेरे को इस क्लास से बाहर तब निकलना है जब मैं पूरी तरीके से उसे सीख जाऊंगा। और सीखने के बाद किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको पेपर में फेल कर दे। सीखने के बाद तो आप केवल यह धारणा बना के आओ घर से कि हम सीखने जा रहे हैं, नौकरी नहीं लगती है। अगर नौकरी लगती तो मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा भाई से एक बढ़िया सा बोर्ड छपा था, लिख देता कि 20 लाख लेके आओ नौकरी ले जाओ, तो मेरे को पता होता नौकरी का रास्ता कौन सा है। तो नौकरी का रास्ता किसी अध्यापक को नहीं पता होता। हमको केवल इतना पता है कि जिस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस सब्जेक्ट में मैं गारंटी देता हूं आपको, आज इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लेना, मैं जितना तुमको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, किसी के पेपर वाली की औकात नहीं कि इस बोर्ड से बाहर देते। आज तक तो हुआ नहीं है 15 साल में, और ना हो पाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना ग्रहण करते हैं। ये बता था, अब आपसे कोई लेक्चर करता है 40% ईमानदारी लोगों को नहीं मेरा आता बेइज्जती का 40, क्योंकि मैं पूछूंगा अभी 3 हो गया, कहते ही अब याद बाद, क्योंकि मैं तुमको बता दिया इसलिए पढ़ा नहीं पढ़ा दिया। बताना परमेश्वर से रिपीट में बता, देखो तुम बताओ कितनों को निकलने का बेटा, पेपर में कोई नहीं बोलने हमको भी ऐसे लिखा है निम्न में से किस प्रश्न हो गया सवाल कंपटीशन का। तुम यार ये कब लिखाया था, पहले दिन ही क्यों से आया कि नहीं आया, पढ़ाने को रखने के नहीं है, वो पढ़ने के लिए। ठीक है, ये हो गए आपके अजगता के नियम। अब समझते हैं कि इनके प्रश्न कैसे बनेंगे। फटाफट फटाफट 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि संख्या 8359214 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इसमें क्या जोड़ दें कि इसमें 11 का भाग चला जाएगा। अब देखो अपना नियम तो एक ही तरह से कहता है कि देखो इधर वालों को जोड़ो, देखो 8 और 5 13, 2 और ये 4, ये बात सही है कि नहीं है। तो देखो 8 और 5 13 और 2 कितने हो गए 15 और 4 कितने हो गए आपके 19। इधर देखो 3 और 9 12 और 1 कितना हो गया आपका 13। अब आप अच्छी तरह बताओ बहुत बढ़िया तरीके से कि 19 के बराबर 19 करने के लिए कितना और जोड़े, इसमें 6 जोड़ देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ने पर, और जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तुरंत आपका 19 और 19 अंतर कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही अंतर 0 होगा तो 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यही नियम लिखाया कि नहीं लिखाया है। अब देखो एक प्रश्न यही से बन जाता, मैं कम से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि यह संख्या 11 से पूर्ण, दूसरा सवाल नहीं होगा। 19 है, कितना है 13, या तो तुम इसे घटा दो, अरे बोलो बात सही है कि नहीं है, तो भी आएगा। अरे जमा को देखे तो देखो ये 13 है, ये 19 है, तो देखो 6 घटाने पर भी वही आ रहा है और जोड़ने पर वही आ रहा है। 6 जोड़ने या 6 घटाने, ऐसे 6 में बस बात क्या है, आपको विकल्प दिए होते हैं पेपर में से आपको हटना होता है। अब कल क्या होगा, जैसे लिखा होगा 2 जोड़ने पर 3 पर 5 जोड़ने पर, और चौथा ऑप्शन लिखा होगा ऐसे कोई नहीं, अपने को हजम नहीं होता क्या है। ऐसा तो नहीं कि तुमने गलत कैलकुलेट कर ली हो, तुम्हारा मन नहीं, फिर तुम इसे जोड़ने के दिया करो। अगर एक बार दिमाग का विषय उतर गई फिर उतर गई कंपटीशन, क्योंकि अगर आप लोगों को जो किया है वो तो सही है, इसका मतलब हम नहीं लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बात अलग है। लेकिन हमारे सामने हमें कोई होता है, तुम्हें एक बार में हजम होता है वो बात, तो आप रीच जरूर करें, एक कम ज्यादा घटाओ, कहीं 5 आ जाए ऑफिस में लिखा हुआ है। कंपटीशन आप दिमाग हर प्रकार से काम करेगा और 4 उत्तर आ सकते हैं उसके, ये होती है कहानी। क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आएगा कि देखो इसमें से 13 19, अगर मैं इसमें से अगर कोई यहाँ 19 है, ये 8 रह जाए, मतलब कि मैं इसमें से अगर 5 माइनस कर दूं तो देखो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा नहीं बचेगा। देखो 19 में से 8 गए तो कितने बचे 11। मास्टर लिखा है तो था कि 0 आ जाए 11 आ जाए, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें से माइनस नहीं करना भाई, हमको करना संख्या में से है।
हमको ये 13 और 19 में से माइनस नहीं करना है, माइनस करना है इस पूरी संख्या में से। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो देखो अभी समझो, तुम लोगों ने उतार लिया होगा, पता है इसको। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक चीज, हम लोग गलती कहां करते हैं, क्या होता है हमसे। तो देखो अब अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर देता हूं, सॉरी 6 जोड़ देता हूं, हमारा पहला उत्तर यही आया था। 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 220 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पीछे। तो देखो 83592220, बोलो बात सही है कि नहीं है? इतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जुड़ने के बाद। अब देखो 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया आपका 15, और 15 और 0 15 ही रहेगा। देखो 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हुआ आपका 14। ये तो लफड़ा हो गया यार, नीचे 15 ऊपर 14 भाग ही नहीं जाएगा। आई बात समझ में? कहां गलती है बताओ? मैं तुमको आज ही सिखा दूंगा कि तुम गलती कहां करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने उधर जोड़ा तो देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना आया आपका 19, 19 आया था। फिर देखो 3 और 2 9 और 3 12, 12 और 1 कितना आया था आपका 13। बात सही है? देखो 19 और 13 का अंतर कितना है आपका 6। इसका मतलब ये 6 जो है, अगर 6 में 5 और जुड़ जाए तो 11 बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? ध्यान दो कि देखो अगर 19 में से मैं 13 को घटाऊं तो मेरे पास कितना बचा। अगर ये 11 होता तो 11 का भाग जाता कि नहीं जाता, इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा 5। तो आंसर क्या आया आपका 11। इसका मतलब कितना जोड़ने पर आया है 5 जोड़ने पर आया है। और देखो जैसे ही तुम 5 जोड़ोगे तो ये संख्या क्या बनेगी 8359219। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब देखो देखो 8 और 5 13, 13 और 2 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 और 9 कितना हो गया आपका 24। इधर देखो 9 और 3 12 और 1 13। अब देखना 24 में से 13 गए तो कितने बचे आपके 11। इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही था, ना कि डी। और तुम्हारा क्या आएगा डी आएगा। यही सिखाना था आपको और कुछ नहीं सिखाना था। अभी जब हमने पहली बार में सॉल्व किया तो कितना आया था 6 आया था। कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा क्या है, हमने ये सीखा है कि यहां और यहां अगर बराबर आ जाए तो 0 हो जाएगी। यहां का और यहां का अंतर अगर 11 आ जाए तो भी भाग जाएगा। यहां का और यहां का अंतर अगर आपका 11 का कोई गुणज आ जाए तो भी भाग जाएगा। यही तो सीखा है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें से इसे घटाने पर हमें कम कितना पड़ रहा है, तो 5 ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा पता है 5 आएगा, ना कि 6। और तुम सब लोगों ने 6 लिख लिया होगा। तुमने लिख लिया ना? देख लो मेरे को कैसे पता है, उतार लो अब तुम फटाफट इसको। तो भाई मेरे को 2000 बच्चों में पता चल जाता है। अभी तुम लोग तो 27 30 50 ही बैठो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि इसके बाद अब मैं जब पढ़ाने जाऊंगा ना तो उधर 1700 1800 बैठता है। इतनी भीड़ में थोड़ी पता चलता है कहां क्या हो रहा है। और उधर किस्मत तो आगे के 50 60 लोगों की बढ़िया है, जो बेचारे आराम से देख लेते हैं अपने को। नहीं बाकी के पीछे वाले तो टीवी में देखते, टीवी लटक रही है बड़ी बड़ी, उनमें देखते रहते हैं बढ़िया। अब उनको एक फीलिंग आती होगी साला घर ही देख लेंगे इससे बढ़िया, तो फिर इधर आने की जरूरत ही क्या है। तो मोस्टली स्टूडेंट जिसको अच्छी पढ़ाई करनी होती है वो ऑनलाइन स्टडी करता है घर बैठ के, क्योंकि एकांत में रहता है शांत पूर्वक तरीके से। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होता है वो समझा देता हूं मैं आपको, कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई आप टिक करिए, वापस लौट जाएगा, फिर दोबारा सीखो उसको। नहीं समझ में आया फिर वापस कर लो, फिर समझो। समझ रहे हैं? इधर वापस ना जाएगा, इधर तुम मेरे से कहोगे गुरुजी एक बार और बताओ। ये अंतर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, इसलिए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो समझ में आ गया ना क्यों हुआ ये 5। चलिए अगली बात आगे देखिए। संख्या 932*8 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से पूर्णतः
विभाजित हो। तो देखो अब आपको क्लियर दिख रहा है, 9 और 3 12 और 2 14 और 8 कितना होता है आपका 22। 22 में कितना जोड़ने का 9 का भाग चला जाएगा, तो भैया 5 जोड़ने पर चला जाएगा। 22 और 5 कितना होता है 27। क्योंकि देखो 9 का नियम क्या कहता है, याद करो कल वाला, कि यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला गया तो संख्या में भी चला जाएगा। ये लिखाया कि नहीं लिखाया? इसका मतलब देखो 22 में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 27, जिसमें 9 का भाग आसानी से चला जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। बताओ कोई दिक्कत आपको? ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो देखो एक बार ध्यान रखिएगा, 2 का नियम क्या कहता है कि पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का और 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का और 9 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाता तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 5 का नियम ये कहता है कि संख्या के पीछे 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम ये कहता है कि संख्या में 2 और 3 का भाग अगर जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 6 का भाग चला जाएगा। 7 का नियम हमने आपको लिखाया नहीं है। 8 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 3 का भाग 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 10 का नियम ये कहता है कि संख्या के पीछे अगर 0 होगी तो 10 का भाग जाता है। और 11 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का अलग योग करेंगे और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का अलग योग करेंगे। यदि दोनों का अंतर निकालें, 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का कोई गुणा आ जाए, तो वो संख्या आपकी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। बोलो राधे राधे। देखिए मैं ब्रज से बिलोंग करता हूं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। और सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी कृपा है, आप अगर किसी संकट में हैं, राधा रानी का नाम ले, गारंटी के साथ मिट जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि गलत है, नहीं तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 80% यही चल रहा है आजकल। भाई देखो भगवानों का एक जमाना होता है, ट्रेंडिंग में रहता है ना एकदम। अब बताओ कौन सा बाबा ट्रेंडिंग में वर्तमान में? बागेश्वर धाम, जय बजरंगबली, सही है ना? याद आया आपको? नहीं आया? अब कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे मन की कहां बात कर रहे हैं। चलो आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तुम लोगों ने देखो बचपन में सुने होंगे दोनों नाम। एक तो होता है आपका स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। अब कोई ऐसा विद्यार्थी जो मुझे बता पाए कि सर हमने देखा है इनको, सुना तो है ना सबने? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना? क्योंकि ये आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सुना है तो आप 6वीं क्लास की मैथमेटिक्स निकालिएगा, उसमें मिलेगा आपको। 6th क्लास में मिलेगा, 7th क्लास में मिलेगा, 5th क्लास में मिलेगा। अब मैं बताता हूं, स्थानीय मान का मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मतलब होता है आपका फेस वैल्यू। देखो मैं इसको एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको बिंदास रहना है, चिंता नहीं करना है किसी को। जैसे कि देखिए, आपकी जो वैल्यू है कुछ नहीं है अभी, सही है ना? अच्छा कुछ है क्या? ईमानदारी से बताओ, कुछ है? नहीं है। जैसे ही आप लोग सरकारी कर्मचारी बनेंगे ऑटोमेटिक वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैं समझाता हूं आपको, एक विद्यार्थी गांव से निकला, शहर में आया पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और शहर में आके उसने कमरा किराए पे ले रखा है, उसके बावजूद वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? अब समझना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब वो शहर में आके किराए पे रह रहा है, उसको कोई नहीं जानता। जब वो अपने वापस त्योहार पे गांव लौट के जाता है तो उससे एक ही शब्द पूछा जाता है कि बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, कैसी चल रही है पढ़ाई। जब आपको नंबर ऑफ ईयर्स बहुत हो जाएंगे पढ़ते हुए, जैसे कि आप 1 साल तैयारी करोगे कंपटीशन की, 2 साल तैयारी करोगे, 3 साल तैयारी करोगे, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पाती है। जरूरी थोड़ी भाई 5 करोड़ नौकरियां हैं पूरे इंडिया में। अब 5 करोड़ में जिसका हिस्सा बन जाता है अच्छी बात है, जिसका नहीं बनता, जैसे हमारा नहीं बना भाई, नहीं बना तो नहीं बना, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताया, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है? जब उस लड़के को ज्यादा समय हो जाएगा तो फिर उससे पता पूछा नहीं जाएगा, उसके पिताजी से कहा जाएगा जब तुम खड़े होंगे उस समय। कैसे कहा जाएगा पता है? यार ये मोहनलाल तुम्हारा लड़का 4 साल से रह रहा है जयपुर में, ये नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो अब फिर पता है एग्जाम्पल मिलेगा तुमको,
उधर खड़े खड़े, देख वो उसका लड़का रीट में पास हो गया, वो राजस्थान पुलिस में लग गया, उसका लड़का पटवारी हो गया। अब उस समय तुम्हारा माता क्या करेगा पता है? उस समय तुम्हारा मन एक टाइम तो ऐसा करेगा कि इसके खींच के कान पे लगा दे, पर अपन लगा नहीं सकते क्योंकि पिताजी खड़े, अपन उसी गांव के लड़ाई हो जाएगी, इसलिए नहीं कह सकते। फिर उस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो मूव ऑन कर देता है प्राइवेट जॉब की तरफ कि यार कम से कम कुछ नहीं तो मुझे नौकरी तो करनी चाहिए ना, और नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि फिर पिताजी के दिमाग में आ जाते हैं कि यार कब तक खर्चा देंगे हम इसको। अब आप समझिएगा, तब तक ये जानते हैं आपको कि ये मोहनलाल का लड़का है, ये सोहनलाल का लड़का है, ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है, ऐसे ही जानते नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही जॉब लगेगी आपकी, फिर आपके पिताजी को इंगित किया जाएगा, पता है अरे भाई साहब ये पता है कौन है, वो लड़का मास्टर हुआ ना गांव में, उसके पापा हैं ये। फिर मोहनलाल सोहनलाल खत्म, टेंशन ही समाप्त हो गई। इससे क्या पता चला आपको? आपके पद की वैल्यू है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये यही सिखा रहा है कि जातीयवान का मतलब है कि यहां जितने भी अंक आएंगे ना, उनकी खुद की वैल्यू है। 5 अपने आप में 5 होता है। जैसे कि देखो मैं सिखाता हूं आपको, जो आपको सीखना है। एक बच्चा जिसने जन्म लिया, 1 साल 1.5 साल का हुआ, उसने कुछ नहीं सीखा, आप उसे पढ़ने भेजने से पहले आप उसे कमरे में बंद करके रखो, उसी में माताजी पिताजी दोनों रहो, उसके साथ 2 महीने बंद रखो, उस कमरे में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उससे बाहर की दुनिया उसे 2 महीने तक नहीं दिखनी चाहिए। फिर आप उसे पढ़ाओ कि बेटा ये 1, ये 2, ये 3 होता है, और उसको 2 महीने पढ़ाओ इस चीज को, और 2 महीने पढ़ाने के बाद उसको निकाल के स्कूल में भेज दो। मैं कह रहा भाई साहब, वो 2 साल का बच्चा मास्टर की नाक में दम कर देगा, मास्टर लिखेगा बन का 1 नहीं, ये होता है, किसने बताया? बन का पापा ने बताया था। क्योंकि छोटा बच्चा कोरा कागज होता है, उसको तुम जैसा पढ़ा देंगे वो वैसा ही पढ़ लेगा। भाई साहब गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। सेम कंपटीशन की कहानी है। आप लोगों ने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा, आपको जो सिखाया जाएगा ना, आपको वो सही लगेगा। कब तक सही लगेगा? जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं पढ़ेंगे। और जैसे ही आप उसी चीज को दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे, अपने आप अंतर कर लोगे कौन सा बेस्ट है, बात खत्म हो गई। क्योंकि जब एक चीज, अच्छा एक ही सब्जी है, अब वो सही लगे चाहे खराब लगे, रोटी तो खानी पड़ेगी भाई साहब। और 3-4 रखी हुई हैं, जो पसंद है उसको उठाओ ना फिर उधर से। बात सही है गलत है? यही होता है, यही पढ़ाई का नियम है। अभी आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, लेकिन जब आप किसी दूसरे मैथ्स के टीचर से पढ़ोगे, इतना मैं कह सकता हूं, आप इसे चाहे ओवर कॉन्फिडेंस समझो, मेरा कॉन्फिडेंस समझो, मुझसे पढ़ने के बाद आप राजस्थान में तो किसी से नहीं पढ़ पाओगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ये आपको 2 महीने बाद अपने आप फील हो जाएगा। अब 2 महीने मुझसे पढ़ने के बाद फिर आप ऑनलाइन ट्राई करिएगा। खूब सारे मैथ्स के टीचर आते हैं, मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा दूं वही टॉपिक आपको दूसरे टीचर से पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 5 मिनट मोबाइल चलाने के बाद 6 मिनट बंद कर दोगे, बल्कि रहने दे यार उधर ही ठीक है। अब इसको चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंस समझिए, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा आपको, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं पढ़ाने वाला नहीं। मैथमेटिक्स में ट्रिक पढ़ाई जाती है, अब इतनी सारी ट्रिक तुम रखोगे कहां? अपन साधारण एकदम बढ़िया लॉजिक से चलेंगे, कुछ नहीं है। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आरएएस में क्वेश्चन आता है, इसको बहुत गहनता से सीखना है। और इसको सीखना ये समझो आप छू मंत्र की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो प्लेस वैल्यू, जैसे कि आप सोचिए इस कॉलेज में अगर किसी लड़के के साथ कोई घटना हो जाती है तो अखबार में क्या खबर छपेगी? अज्ञात बालक को ट्रक ने कुचला। समझिएगा ध्यान से, ऐसे लिखा आएगा नहीं लिखाएगा? आपके बीच में एक विधायक का लड़का पढ़ाई करता है, तो पता उसकी खबर कैसे छपेगी अगर उसके साथ घटना हो जाए कि फलाने माननीय विधायक के सुपुत्र फलाना सिंह के साथ घटना, ऐसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? इसका मतलब क्या पता चला आपको? उसकी वैल्यू है भाई, उसकी वैल्यू उसके पिताजी की वजह से है, आपको कोई नहीं जानता है, तो वो अज्ञात बालक लिख दिया उसमें। यही होता है कि नहीं होता है? अज्ञात युवती ने फांसी लगाई, अज्ञात महिला का सब सड़क पर पड़ा मिला, क्योंकि जानते नहीं है उसको। जब तक हम किसी को जानते नहीं है वो प्लेस वैल्यू हो गई, और जैसे ही आप उसको जान जाओगे वो उसकी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब फेस वैल्यू का मतलब है कि अंक का स्वयं का मान। बस एक ही लाइन से खत्म हो गया। अब ये अंक का स्वयं का मान, जैसे कि देखो 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है, 8 का 8 होता है। अच्छा बताइएगा बेटा अंक कितने होते हैं? जोर से बोलो थोड़ा, तुमको सुनाई दिया? तो थोड़ा तेज आवाज नहीं है, तेज बोलो, टेंशन नहीं लेने का। इधर 9 होते हैं पक्का? अच्छा कितने लोगों का आंसर 9 है? हाथ खड़ा करो।
अंक 9 होते हैं, कितने लोग बताना चाहते हैं? अच्छा, तो बाकी की क्या बताना चाहते, फिर हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो कितने होते हैं बेटा, फिर बताओ भाई। 9 होते नहीं है क्योंकि आपने हाथ नहीं खड़ा किया, तो आपकी नजर में कुछ ना कुछ तो होता होगा। कितने होते हैं? 9 ही होते हैं, तो हाथ खड़ा करना चाहिए था, कर रहे थे। कितने होते हैं? हाँ भाई, कितने होते हैं? 9 होते हैं। आज के बाद याद रखना अंक 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। बोले बाप रे, अच्छा गिनती कितनी होती है? मैंने कहा 100 तक पढ़ी है हमने तो अनंत होती है। अनंत क्या होता है? देखो मैंने तो ये जो अनंत है ना, ये अंबानी के लड़के का नाम है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता गणित में। अपने दिमाग में सेट करो इस बात को। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, और गिनतियों का अंत होता है भाई। एक बार में एक ही बार तो लिख सकते हो तुम, कितना लिख लो, जितनी तुम्हें मन करे उतनी बड़े लिख लो, एक ही गिनती तो लिख सकते हो आप एक बार में। मैंने आपको मार्कर पकड़ाया, मैंने बोल दिया गिनती लिखो, एक बार लिखने का मौका दिया है। जितना बड़ा तुम मान लिखोगे उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, वो गिनती होती है। इसके मतलब अनंत क्यों हुई? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बार में लिख दिया 7893590, तो ये अपने आप में गिनती है क्योंकि इसको मैं गिन सकता हूं। गिनती काउंटिंग नहीं होती है, गिनती का मतलब है कि भाई ऐसा पद जिसे आप गिन सकते हैं, वो सब गिनती होती है। अब कितना भी लिख लो तुम्हारा जितना मन करे, कौन मना कर रहा है लिखने के लिए? इसका मतलब अनंत आज से पहले जो पढ़ा दिमाग से निकालो। गिनती वो होती है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अब कितने भी लिख दो तुम्हारा मन करे। अब तुम्हारे दोस्त ने लिखा कि देखो गिनतियों का अंत यहां आके हो जाता है भाई, दोस्त ने लिख के फ्री कर दिया, तुमको पेन उठाना है, बड़का नहीं दे कितनी होती हैं। एक और विचार चलेगा, नहीं इतनी होती है। इसके पीछे तुम लिखते जाओ, कौन मना करेगा तुमसे लिखने के लिए? नहीं मना करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब गिनती का कोई अंतिम छोर नहीं होता है, ये बात अपने को याद रखना है। गिनती का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, गिनती वो होती है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए देखो 0 जो है गिनती और अंक में तो आती है लेकिन संख्या नहीं होती है, क्योंकि संख्या वो होती है जिनको हम गिनते हैं। 0 की गिनती थोड़ी होती है, लेकिन 0 लिखने के काम आती है और 0 बैलेंस दिखाने के काम आती है कि देखो अकाउंट में बैलेंस कितना है, 0 है। सही है कि नहीं है? या फिर कहीं आपको संख्या लिखनी है, नंबर डालना है, तो 0 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका तो हो गया, इसका और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अंक जिस स्थान पर लिखा होता है, जिस स्थान पर लिखा होता है उसका मान इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलते नहीं चलते गिनती करते हुए। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का एकदम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं आपके सामने कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, उसे लिखते हैं एवं उसके बाद वाले सभी अंकों को शून्य में बदल देते हैं, शून्य में बदल देते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे बदलते हैं, वो मैं बताता हूं। देखिए जैसे कि संख्या ऐसे है आपका 3458962 का स्थानीय मान, ठीक है। अब देखो संख्या लिखिए खूब बड़ी आपके सामने। अब देखिए अगर मुझे 2 का स्थानीय मान निकालना है, देखो 2 का तो 2 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो कोई अंक ही नहीं बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हमें 6 का निकालना है तो देखो 6 को तो लिखेंगे, लेकिन 6 के पीछे एक अंक बच गया तो 1 0 लगा देंगे। देखो जैसे कि आपको 9 का निकालना है, 9 को लिखा, कितने अंक बच गए पीछे वाले? तो 2 0 लगा दिया। 8 का निकालना है तो देखो 8 लिखा, 3 0 लगा दिया। 5 का निकालना तो देखो 5 को लिखा, 4 0 हो जाएंगे आपकी। अगर आपको 4 का निकालना तो 4 को लिखा
तो कितने अंक बच गए आपके? 5, तो 5 जीरो हो जाएंगी। अगर आपको 3 का निकालना तो 3 को लिखा, और कितने अंक बच गए आपके? 6, तो 6 जीरो हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं है? यही लिखा हुआ है इधर कि जिस अंक का निकालना उस अंक को लिखो, उसके बाद में जितने अंक बच गए उन सबको जीरो में बदल दो, उत्तर आ जाएगा। इससे सरल नहीं मिलेगा कहीं भी, ध्यान रखना आप। जिस अंक का निकालना है, जैसे कि देखो संख्या लिख दी जाए 4958, अब 9 का निकालना, देखो 9 को लिखो और कितने अंक बच गए आपके? 2, तो 2 जीरो आ गई आपकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आराम से निकाल देंगे ना कोई भी संख्या दी होगी तो। और जैसे अगर उसने ये पूछ लिया आपसे, जैसे को उसने पूछ लिया कि 3458 में 5 का जातीय मान, तो भैया 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा कभी भी, क्योंकि जातीय मान का मतलब है जो अंक होता है वो उसका मान होता है, और स्थानीय मान का मतलब है जिस स्थान पर लिखा हुआ है। अब देखो आप लोग, ये जीरो कैसे लगी वो समझाता हूं मैं आपको। कि देखो 2 किस स्थान पर है आपका? इकाई पर। इसका मतलब 1 का गुणा होता है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। देखो 9 6 किस स्थान पर है आपका? दहाई वाले स्थान पर। दहाई में 10 का गुणा होता है कि नहीं होता है? तो देखो 6 से 10 का गुणा किया तो 60 आ गया कि नहीं आ गया? देखो 9 किस स्थान पर है आपका? सैकड़ा वाले स्थान पर। सैकड़े का मतलब होता है 100 का गुणा करना, तो देखो 9 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो आपका 8 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर। इसका मतलब 8 में 1000 का गुणा होगा, देखो 8 में 1000 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8000। फिर देखो आपका 5 किस स्थान पर? 10,000 के स्थान पर, मतलब 5 में कितने का गुणा होगा? 10,000 का। ऐसे देखो 4 किस स्थान पर है आपका? 1 लाख पर, तो 4 में 1 लाख का गुणा हो गया। और देखो 3 किस स्थान पर है आपका? 10 लाख पर, तो देखो इसमें 10 लाख का गुणा हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब जिस स्थान पर अंक लिखा हुआ है उसकी वैल्यू स्थानीय मान होती है, और खुद अंक की वैल्यू क्या होती है आपकी? जातीय मान होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो तो एक नोट डाल के लिखो आगे। हाँ सर, वही तो लिखा रहा हूं मैं यार, वही लिखाने वाला हूं मैं, अब तो पहले ही पकड़ लिया। इसीलिए देखो इससे भी एक लाइन सीखनी है, कभी भी चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए। वो देखा तुमने, ट्रक के ट्रॉली के पीछे लिखा होता है कि लटक मत पटक दूंगी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? ये याद रखने की चीजें। अब पता है हम लोग क्या है, उस समय जब इसको पढ़ते हैं तो हम लोग मजाक के तौर पे ले जाते हैं। देखो ट्रॉली होती है ना, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, ट्रक होता है, या कोई वैसी नॉर्मल गाड़ी होती है जिसमें अपन लटक के चढ़ सकते हैं, उसके पीछे 100% लिखा होगा। और बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसें होती हैं, उसके पीछे क्या लिखा होता है पता है? कि थोड़ा कम पी मेरी रानी, महंगा बहुत है इराक का पानी, मतलब कि धीरे धीरे चलना, पेट्रोल महंगी हो गई है। तुम कहोगे बन के ऐसा क्यों लिखते हैं? वो ड्राइवर का संकेत होता है कि भाई साहब तुम पीछे से हॉर्न मत लगाओ, हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि डीजल महंगा है, हम तेज चलाएंगे तो ज्यादा खाएगा। तो आपको अपने आप साइड मिल जाएगी समय आने पर। लिखा है ना, लिखे नीचे लिखा होता है ना, साइड दो प्लीज, हॉर्न बजाओ प्लीज, ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता है? उसका कारण है, जैसे कि देखो आप में से 80% को नहीं पता होगा एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। 80% को नहीं पता। कितने लोगों को नहीं पता? ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। बताना क्यों लिखा होता है बेटा? नहीं पता ना क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों लिखते हैं आगे एम्बुलेंस को? उसको उल्टा लिखने के पीछे कारण है कि जो आगे वाहन चल रहा है ना, उसके शीशे में वो सीधा दिखेगा, वो फटाक से साइड दे देगा उसको। इधर भी देखो साइंस ने काम किया, हर जगह साइंस प्रयोग होती है। देखो ये जो लाइटें लगी है ना, ये भी बिना साइंस के एंगल के नहीं लगी हैं। ये एंगल अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो बोर्ड में इसकी छाया आ जाएगी, जो कि कैमरे में जाएगी। उसको उसी हिसाब से सेट किया गया, नाप के लगाया गया बिल्कुल, कि दीवार से जितनी दूरी ये है देखो उतनी दूरी उधर होगी। अब नहीं है तो नाप के देखना इस बात को, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत है। हर चीज में साइंस प्रयोग होती है। ये कैमरा बीचों बीच सेंटर में होगा, देखना बिल्कुल बोर्ड के में। आप नहीं है तो नाप के देखना बिल्कुल, एकदम एक एक सूत नाप लेना, आगे पीछे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर जगह साइंस प्रयोग होती है। बिना साइंस के गणित भी अधूरी है। और तुम कहोगे सर कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। देखो, और बिना गणित के दुनिया अधूरी है। देखिए अब लिखिएगा, यदि संख्या में कहीं भी शून्य लिखा हुआ है, यदि संख्या में कहीं भी शून्य लिखा हुआ है तो उसका स्थानीय मान
और जातीय मान हमेशा समान रहता है। अर्थात शून्य ही रहेगा। भाई देखो, जीरो के पीछे तो जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात है। भाई एक जीरो की भी वही वैल्यू होती है। जीरो को 2 बार लिख दो तब भी वही वैल्यू आएगी, जीरो को तुम 5 बार लिख दो तब भी वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि जीरो अगर आपको कहीं दिख रही है तो उसका स्थानीय मान और उसका जातीय मान खुद जीरो ही होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है। हमेशा समान होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है, तो समझो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या यहां दे रखी है आपको 3450893 में स्थानीय मान, व जातीय मान। अब आप देखो ध्यान से कि अगर मैं जीरो का चाहे तो स्थानीय मान निकालूं चाहे जातीय मान निकालूं, कितना निकलेगा? जीरो ही तो आएगा। अब देखो, अगर मैं इकाई वाले अंक का स्थानीय मान निकालूं तो कितना आया? 3। और इसका जातीय मान तो खुद 3 होता ही है कि नहीं होता है, बताओ। बस जातीय मान तो जो अंक होगा वही उसका मान होगा। तो देखो, इकाई वाला अंक और जीरो दो ऐसे अंक हैं जिनका स्थानीय मान और जातीय मान कैसा होता है? आपका समान होता है। तो देखो प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा हर स्थिति में समान प्राप्त होता है। तो देखो, ऑप्शन ए में लिखा होगा आपको इकाई का अंक, ऑप्शन बी में लिखा होगा आपको शून्य, ऑप्शन सी में लिखा होगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या देना है? सी देना है, क्योंकि जीरो और इकाई का अंक दोनों ऐसी जगह है जिनका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? आपका समान होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो, फिर आती है आपकी पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं का प्रारंभ एक से होता है एवं अंत निश्चित नहीं होता है, अंत निश्चित नहीं होता है। अरे हाँ सॉरी, अंत निश्चित नहीं होता है। भाई एक की जगह जीरो लिख लेना, ठीक है? वो मिस्टेक हो गई। जैसे कि देखिए,
0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? W से किया जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को n से करते हैं, नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हैं कि हाँ सर परेशानी है, नहीं है? अगला देखिए, हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्या। बोले तो इंटीजर नंबर। इन संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य का समूह होता है, शून्य का समूह होता है। अर्थात ये संख्याएं पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं, एक और परिभाषा समझ में आती है इसकी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अभी पेन कॉपी बंद करो, अब सीखो एक बार, क्योंकि इसमें से 5-6 प्रश्न बनते हैं यहीं से। तो देखो ये क्या है आपका? ये उदासीन बिंदु है, जीरो नहीं है। अब उदासीन बिंदु का मतलब है कि देखो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो जीरो से इधर वाला ऋणात्मक हो गया, जीरो से इधर वाला कैसा हो गया आपका? धनात्मक। तो जीरो तो कहीं काउंट हो ही नहीं, इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका? उदासीन बिंदु हो गया, जिसे हम लोग उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। अब देखो यहां से अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, किस क्रम में जाते हैं? बढ़ते क्रम में, जिसे गणित की भाषा में कहा जाता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो जैसे हम लोग बढ़ते क्रम में गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ आपको? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगर हम लोग इधर से घटते हुए क्रम में जाते हैं, और घटते क्रम को गणित की भाषा में क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हमें? यहां से ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कैसा पूर्णांक प्राप्त होता है आपको? ऋणात्मक। तो देखो दो प्रश्न तो यही बन गए आपके कि यदि पूर्णांक संख्याओं की श्रेणी में बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम में जाते तो निम्न में से कैसा पूर्णांक प्राप्त होगा? तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। यदि पूर्णांक संख्याओं की श्रेणी में घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम में जाते तो कैसा पूर्णांक प्राप्त होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब प्रश्न बनता है कि यदि पूर्णांक संख्याओं की श्रेणी में शून्य को शामिल करना है तो निम्न में से किस पूर्णांक में शामिल किया जाएगा? है ना एकदम बढ़िया। अभी सांस अटक गई ना एकदम कि गुरुजी अभी तो तुम बोले कि जो उदासीन होता है, लेकिन भैया अगर कोई आदमी उदास बैठा तो उससे कोई बोलेगा तो वो बोलेगा तो सही ना, कि नहीं बोलेगा? वो उससे नहीं बोलेगा, वो जिससे उदास हुआ है, बाकी से तो बोल सकता है ना। ये मानते नहीं मानते आप लोग? इसका मतलब क्या है? ये हमेशा इनके साथ आएगा। उसका कारण सुनिएगा। आप अपने पूरे जीवन में इतने बड़े हो गए, लगभग 18 साल तो लगभग सभी मान लीजिए, ठीक है? 18 साल की उम्र तक तुमने माइनस की जीरो देखी कभी?
माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 18 20 50 100 सब मिल जाएगा, जीरो नहीं मिलेगी कभी आपको। इसका मतलब जीरो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए जीरो को कहां काउंट किया जाता है? पॉजिटिव में। बात समझ में आई? अच्छा मैं पूछूं आपसे, सम संख्या का मतलब क्या होता है? जिनमें 2 का भाग चला जाता है। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो बताओ जीरो सम है कि विषम है? पक्का बताना एकदम, सोच समझ के। किसने बताया? नहीं, एक तो कहीं पढ़ा हो, एक अपने दिमाग से ही बोल दिया हो। अच्छा जीरो सम कैसे है? 2 का जा रहा है तो 1 का भाग भी तो जा रहा है। जीरो में 1 का दे लो, 3 का दे लो, 5 का दे लो, 7 का दे लो, 9 का दे लो, 11 का भाग दो, 13 का दो, 17 का दो, 19 का दो, 21 का दो, 23 का दो, सबका जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर ये कैसे पता चला कि 2 का ही जाएगा? देख 2 में 2 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। जीरो में 4 का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है ना? 2 में 2 का ही भाग जाएगा। 4 में देखो 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। देख जीरो में सबका जाएगा। कंफ्यूज आ गए ना तुम लोग? एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो सम संख्या होती है, इतना याद रखना है, आधी टेंशन नहीं लो। अब देखो इससे प्रश्न क्या बनते हैं, यहां तक तो बात समझ में आ गई। वो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि शून्य को शामिल करना वगैरह, लेकिन गलती से कभी पेपर में पूछ ले फिर तुम मेरे को गाली दोगे, मास्टर ने बताया नहीं था, तो मैंने बता दिया। अब देखो प्रश्न और क्या क्या बनता है यहां से। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1। भाई सबसे छोटा धनात्मक कौन सा है आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बड़े वाले का तो पता ही नहीं कहां जाके रुकेगा हमको, तो उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, इसे भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइनस वाली लाइन में छोटा इधर है, वहां बड़े से चलते हुए आ रहे हैं। माइनस का 1 बड़ा होता है माइनस के 2 से, माइनस का 2 बड़ा होता है माइनस 3 से। पता है कि नहीं पता है आपको? माइनस में संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही ज्यादा होता है, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होता है। और देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर तो क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 1। फटाफट नोट करिए। पूर्णांक संख्याओं को जेड या आई से प्रदर्शित किया जाता है, जेड या आई से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर हमको परेशानी है। यहां तक की सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई? देखो सबसे पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या को पढ़ा, फिर हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को पढ़ा, फिर हमने पूर्ण को पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ लिया? आपका पूर्णांक संख्या। अब देखो कल हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जानो आप लोग। अच्छा संडे तो छुट्टी रहती होगी ना कॉलेज की? ऐसा तो नहीं छुट्टी नहीं रहती है? रहती है ना? चलो अच्छी बात है, फिर तो सैटरडे की भी रहती है क्या? नहीं हाँ भाई जब होती हो। देखो इसके बाद हमारी जो संख्या आएगी वो रहेगी आपकी भाज्य। इसी संख्या का दूसरा नाम होता है आपका संयुक्त संख्या। इसी संख्या का तीसरा नाम होता है आपका यौगिक संख्या। एक तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है आपका रूढ़ संख्या, और इसी का तीसरा नाम होता है आपका अग्र संख्या। फिर हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए सहभाज्य संख्या के 3 टाइप होते हैं आपके, 3 प्रकार की होती हैं आपकी सहभाज्य संख्याएं। नंबर 1 होती है आपकी साधारण सहभाज्य, साधारण सहभाज्य। दूसरी होती है आपकी मिश्रित सहभाज्य, और तीसरी होती है आपकी जुड़वा सहभाज्य। ठीक है, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर।